यहाँ पे इवेपोरेशन जब आप बुक में देखोगे ना तो इवेपोरेशन का, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर में क्या होगा, इस सिलेंडर में ना हम अपना जो मटेरियल है इवेपोरेटर, तो इसका नाम फोर्स्ड सर्कुलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पंप यूज किया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मर्स इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। सो आइए समझते हैं इवेपोरेशन को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। सो जब आप अपने कपड़े लेते हो और उसको बाहर सुखाने जाते हो और कुछ घंटों बाद जब वापस लौटोगे तो ये देखोगे कि वो कपड़ा सूख चुका है। सो इधर पे हुआ क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पानी में, जो कपड़े में पानी था, वो पानी जो है अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया धूप की वजह से। ठीक है, वहीं पे जब आप कभी रास्ते में चलोगे तो वहां पे आप कहीं कहीं पे ना जमा हुआ पानी देखोगे, कहीं पे रुका हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है, और कुछ घंटों बाद फिर कभी या एक दो दिन बाद आओगे तो देखोगे वो पानी वहां नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जाके कोई किसी ने पोंछा है वो पानी। वो भी यही हुआ कि यहाँ पे भी यही हुआ कि जो लिक्विड था, ठीक है, जो पानी था वो अपने वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो अपने वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सन तो है ही, तो जब धूप पड़ती है उसकी वजह से वो गर्म होता है पानी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। सो दोनों ही केस में एक प्रोसेस कॉमन है कि वो अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी कन्वर्जन को हम इवेपोरेशन कहते हैं। सो क्या होता है इवेपोरेशन, उसका जरा डेफिनेशन देखते हैं। So evaporation is a process by which liquid substance transforms into gaseous state. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई लिक्विड मटेरियल है या मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस जो है वो अपने गैसियस स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो जो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होता कैसे कि जब ये इवेपोरेशन कब होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले जब एक कन्वर्जन हो रहा हो लिक्विड टू गैस का, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। सो इससे हमें एक बात ये भी पता लगती है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो है ये सेम नहीं है। तो क्या डिफरेंस है जरा वो भी देखते हैं। सो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंसेस जरा देखते हैं। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग जो है कब होता है, हम कब बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो बॉयल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो हम कब बोलेंगे कि वाटर जो है बॉयल हो रहा है, हम तब ये बोलेंगे जब एक फिक्स टेम्परेचर के बाद भी हीटिंग जारी और टेम्परेचर बढ़ रहा हो। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो जब आप इसको हीट कर रहे रहोगे इस पानी को, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाएगा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस रीच हुआ ये पानी इवेपोरेट होने लगेगा, वो अपने गैसियस, ये जो पानी है वो अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, सो इसको बॉइलिंग कहेंगे। कि बॉइलिंग कब होता है, अबव अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही बॉइलिंग हमें देखने मिलता है। उसके कॉन्ट्ररी इवेपोरेशन में क्या होता है, हमें इवेपोरेशन कब देखने मिलेगा, इवेपोरेशन जो है इट इज सीन एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सो 100 डिग्री सेल्सियस रीच होने के पहले कभी आप पानी अगर उबालते रहोगे तो देखोगे कि पानी जब उबलने से भी पहले ना उसमें से ना उसके भाप निकलने लगती है। सो वो भाप क्या है, वो यही तो है, जो वाटर है वही हमारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पर अभी वो पानी उबला नहीं है। ठीक है, सो उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब ये प्रोसेस हो रहा होगा ना लिक्विड टू गैस का ट्रांसफॉर्मेशन, उसे इवेपोरेशन कहेंगे। सो इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर में होता है, एट एनी टेम्परेचर। वही बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर में होता है। दोनों में हो एक ही चीज रहा है, दोनों में लिक्विड टू गैस का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वाटर टू वेपर्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बस फर्क कितना, एक फिक्स टेम्परेचर में है तो दूसरा एट एनी टेम्परेचर में होता है। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना है, वही इवेपोरेशन तो है एक सरफेस फिनोमेना है। इसका मतलब क्या है जरा वो समझते हैं। कि मान लो मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है और वो वेसल में मैंने पानी रखा है। सो आप ये देखोगे कि अब उस पानी को ना मैंने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे शो किया है। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जरा ध्यान देते हैं। तो जब बल्क के मॉलिक्यूल का मैं एक मॉलिक्यूल अगर पकड़ूं, जैसे ये बीच वाला, सो मुझको ये दिखता है कि ये मॉलिक्यूल जो है 4 अलग मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में है, उसके बॉन्ड फॉर्म किया उससे एक साथ। ठीक है, वही सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उसने सिर्फ 3 अलग मॉलिक्यूल के साथ वो कांटेक्ट में और बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है,
सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस का मॉलिक्यूल जो है वो लूजली बाउंड है और बल्क का मॉलिक्यूल जो है वो रिलेटिवली टाइटली बाउंड है, रिलेटिवली टाइटली बाउंड है। सो जब मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, हीटिंग की एनर्जी भी जरूरी नहीं है, तो मतलब होता कैसे कि जो लूजली बाउंड है ना, ये इसको ना बहुत ही कम एनर्जी ही चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल है अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए, ठीक है। सो ये कम एनर्जी उसको हमारे रूम टेम्परेचर पे भी मिल सकता है, अपने एनवायरनमेंट से भी इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इस बॉन्ड को ओवरकम कर लेगा और अपने गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इसलिए और इस प्रोसेस को जो सरफेस से ये लिक्विड टू गैस का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो बल्क में जब हम देख रहे हैं ना कि बल्क में अभी कुछ हुआ नहीं, पर जब हम इसको हीट करेंगे काफी ज्यादा और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास भी इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इन बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड तोड़ देंगे और अपने गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। इसलिए बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमेना है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना whereas evaporation is a surface phenomena. So बॉइलिंग क्या है कि एंटायर लिक्विड इज ट्राइंग टू बॉइल, ये बल्क फिनोमेना। वही सरफेस फिनोमेना क्या है कि द टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि कपड़े जब सूखते हैं तो इनको कई घंटे लगते हैं सूखने में, ये कुछ ही मिनट का काम नहीं है, कई घंटे लगते हैं सूखने में, राइट। सो हम ये कह सकते हैं ना कि इवेपोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, वही बॉइलिंग जो है वो एक रैपिड प्रोसेस है। इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे चलता रहेगा। बॉइलिंग को आप एक बार जैसे अपनी हीट को बहुत बढ़ा दिया, फटाफट जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। बॉइलिंग इवेपोरेशन जो है उसके पास एक कूलिंग इफेक्ट करने की पावर होती है, या वो इट कैन कॉज कूलिंग इफेक्ट। कैसे, ये जरा देखता हूँ कि आपने कभी हैंड सैनिटाइजर यूज किया होगा ना, सो आपको पता लगा होगा कि जैसे वो हैंड सैनिटाइजर आपके हाथ के कांटेक्ट में आता है वो ठंडा ठंडा लगता है। या फिर जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके पहले ना कुछ रब करते हैं, एक अल्कोहल जैसा कुछ रब करते हैं आपके स्किन में, तो वो भी काफी ठंडा लगता है। तो वो हुआ कैसे कि जैसे ही अभी हमारे हाथ में कुछ तो हीट है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो कुछ तो हीट हमारे हाथ में है। सो जैसे ही हम वो सैनिटाइजर को स्प्रे करते हैं अपने हाथ में, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हाथ की हीट है ना वो इनफ है कि उस सैनिटाइजर का जो लिक्विड है उसको अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने को। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब मेरे हाथ से वो हीट कम हो गया, हीट कम हुआ मतलब टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने को तो हम ठंडा करना, वो कूलिंग इफेक्ट इस टेम्परेचर कम होने की वजह से ही दिखता है। तो हो कैसा रहा था कि इवेपोरेशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए रहती है, हमारे हाथ की हीट भी काफ़ी है किसी लिक्विड को उसके गैस स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इवेपोरेशन जो है उसके पास एबिलिटी है टू कॉज कूलिंग इफेक्ट, वेयर एज बॉइलिंग जो है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं शो करता है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो ये यहाँ पे इवेपोरेशन जब आप बुक में देखोगे ना तो इवेपोरेशन का थोड़ा अलग डेफिनेशन मिलता है, वो है इट इज द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन बाय बॉइलिंग द सोल्यूशन इन अ सुटेबल वेसल एंड विथ ड्रॉइंग द वेपर लीविंग द कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड रेजिड्यू इन द वेसल। सो यहाँ पे बोलोगे कि आप यहाँ पे इवेपोरेशन है पर यहाँ पे बॉइलिंग लिखा है। यहाँ पे बॉइलिंग इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं ना, सो काफी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और काफी बड़े बड़े क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ mls ऑफ वाटर की नहीं बात कर रहे, कुछ mls ऑफ लिक्विड की नहीं बात कर रहे, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं। सो अगर वो लिक्विड को हम सिर्फ इवेपोरेशन के भरोसे उसको उस इवेपोरेशन के प्रोसेस के भरोसे से उसे इवेपोरेट करने को सोचे तो उसको जमाना लग जाएगा इवेपोरेट होने में। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते ही हैं, भले ही वो इतना ना हो कि वो किसी लिक्विड को बॉईल करने को लग जाए, बट इतना तो है कि वो इवेपोरेशन प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है कि एक वेसल में पानी रखा है और उसको मैं हीट दे रहा हूँ नीचे से, ठीक है, फायर से हीट जा रही है, और ये हीट मैं कब तक दूंगा, जब तक कि इसका जो वॉल्यूम है वो आधा ना हो जाए, आधे से भी कम ना हो जाए। तो इसमें क्या हुआ कि मानो कि एक सोल्यूशन है और इवेपोरेशन की वजह से जितने भी सॉल्वेंट थे वो उड़ गए, ठीक है।
सो बचे क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बचा कि यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ही कम बचा है। तो इसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं ना, तब हम इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं इन इंडस्ट्री। सो इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया ना, उसी प्रोसेस को ना इस वाले डेफिनेशन में दर्शाया है। तो इवेपोरेशन का असली मतलब तो ये जो मैंने नीचे दिया वही है, पर ये भी आपको बुक में देखने मिलेगा। सो घबराना नहीं है कि अलग डेफिनेशन देख के, है सेम ही चीज़, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता ही है, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, वरना तो ज़माना लेगा इवेपोरेशन होने को। ठीक है। सो जो इक्विपमेंट्स है जहाँ पे जिसमें हम इवेपोरेशन करते हैं उनको इवेपोरेटर्स कहते हैं। ठीक है। इवेपोरेशन जो है हम सस्पेंशन के लिए भी कर सकते हैं, सोल्यूशंस के लिए भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इवेपोरेशन। इतना काफी है इंट्रोडक्शन ऑफ इवेपोरेशन के लिए। सो अब इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन? टू मेक अ सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड, जो इससे मैंने अभी दिखाया। मान लो आप जब दूध लेते हो, ठीक है, सो जब आप उस दूध को लगातार कढ़ाई में आप उसको जलाते रहोगे, उसको आपको स्टर करते रहना पड़ता है लगातार। ठीक है। सो आपको जब उसको जलाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सारा जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर एक्चुअली होता है, सो मैक्सिमम पोर्शन वाटर ही है। सो जितना भी वाटर उड़ जाता है तो जो बचता है लास्ट में वो खोया बचता है। सो मैं कह सकता हूँ खोया जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क है। ठीक है। सो यही वो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि टू मेक अ सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो जैसे इंसुलिन, पेनिसिलिन, ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे ब्लड प्लाज्मा या फिर एंजाइम या हार्मोन्स, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में भी जो है हमारा इवेपोरेशन बहुत काम आता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा टू डीमिनरलाइज द मिनरल कंटेनिंग वाटर फॉर स्पेशल प्रोसेसेस। डीमिनरलाइज प्रोसेस क्या होता है कि मान लो आपने टैप वाटर लिया या फिर आपने सी वाटर लिया, समुद्र का पानी लिया। ठीक है। सो दोनों में, टैप वाटर या समुद्र के पानी में, दोनों में ना हमको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, आयरन, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में हमें मिलते ही हैं। सो इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत ही प्योर वाटर होगा ना उसी में काम करेंगे, जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है ना उसी के साथ काम करेंगे। सो डीमिनरलाइजेशन में भी काम आता है। कैसे आएगा कि मानो मैंने खारा पानी लिया समुद्र का, सो खारा पानी में क्या होता है, नमक, तभी तो वो नमकीन भी लगता है टेस्ट करने में। सो मैं क्या करूँगा, अब मुझे नमक चाहिए उसका मान लो, या फिर मुझे एक ऐसा पानी चाहिए जो बिना किसी नमक के हो। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस पानी को हीट करने लगूंगा। सो इसको हीट करने की वजह से क्या होगा, ये वेपर्स में बदलेगा। और अगर मैं ये काम करूँ कि इस वेसल के ऊपर एक ढक्कन लगा दूँ, ठीक है, इस वेसल के ऊपर एक ढक्कन लगा दूँ और इस ढक्कन को एक पाइप से अटैच कर दूँ, और ये पाइप ना एक दूसरे कंटेनर से अटैच कर दो, तो क्या होगा कि जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो इस पाइप के थ्रू अटैच होंगे, कंडेंस होंगे, मतलब फिर वो ठंडे होंगे। ठीक है। वो वाटर वेपर्स कंडेंस होने की वजह से फिर से लिक्विड में आएंगे और इस कंटेनर में कलेक्ट होने लगेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सारा पानी जो है यहाँ पे वो इस कंटेनर से इस कंटेनर में नहीं आ जाता। सो एक बार जब हुआ तो पीछे क्या बचेगा, पीछे सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो पानी आएगा वो बिना किसी मिनरल के होगा। ठीक है। सो ये इस पानी को डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। सो इस प्रोसेस के लिए भी हमको इवेपोरेशन काफी यूजफुल होता है। तो डीमिनरलाइज द मिनरल कंटेनिंग वाटर फॉर स्पेशल पर्पसेस। फॉर कूलिंग सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इवेपोरेशन में ना कूलिंग प्रोसेस हमें देखने मिलती है, उसमें ना कूलिंग क्वालिटीज हैं कुछ, उसको इस प्रोसेस को ना इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। सो आपने जो एयर कूलर्स होते हैं ना घर में या फिर मिट्टी के घड़े, वो इस पे काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मिट्टी के घड़े कैसे काम करते हैं, जैसे ये आपका पॉट है, ठीक है। सो ये पॉट ना पोरस होते हैं, बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का पानी आता है ना बहुत हल्का हल्का ना थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है। ठीक है। और ये पानी जो है फिर इवेपोरेट हो जाता है, और इस इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग देखने मिलता है। ठीक है। और इसी कूलिंग की वजह से जो मटके के अंदर का पानी होता है ना वो ठंडा रहता है। सो ये जो है मटके के अंदर का पानी जो ठंडा है वो इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से ही देखने मिलता है। एंड इवेपोरेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है। बाय रिमूविंग दी वाटर कॉन्टेंट। कैसा होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में जब अचार बनाते हैं।
ठीक है। तो उसका अचार बनाने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है ना, जो समझो कैरी का अचार है, तो आप क्या करोगे, वो कैरी काटोगे, फिर उसको धूप में सुखा दोगे, एकदम सुखा दोगे इतना कि वो ड्राई हो जाता है। ठीक है। सो इसके ड्राई होने की वजह से क्या हुआ, अब उसमें वाटर कंटेंट नहीं है तो उसमें माइक्रोब्स नहीं लगेंगे। अब माइक्रोब्स नहीं है तो वो स्पॉइल नहीं होगा फिर कभी। सो इसकी वजह से हम जो वो अचार है वो काफ़ी सालों तक चलता है। ठीक है, 1 साल तो एटलीस्ट चलता ही है हमारे घर का बनाया हुआ। सो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी। सो ये थे उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, थिंग्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन को। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। पहला है टेम्परेचर, फिर है वेपर प्रेशर, फिर है सरफेस एरिया, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फीड, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइम ऑफ इवेपोरेशन एंड फिल्म्स एंड डिपॉजिट। सो एक एक करके इन सभी को देखते हैं। पहले हम वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे आते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि आपने 2 कपड़े लिए। ठीक है, एक कपड़े को आपने रस्सी में फैला के डाला है। ठीक है, और दूसरे कपड़े को ना समेट के रखा है, सिर्फ ऐसा फैलाया नहीं है, और दोनों गीले कपड़े हैं। हमने सुखाने के लिए दोनों को रस्सी पर टांग दिया, एक को फैला दिया, दूसरे को समेट दिया। सो आपको क्या लगता है कि पहला सूखेगा कौन सा कपड़ा? ऑब्वियसली जो फैलाया हुआ कपड़ा है वो पहले सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है इवेपोरेशन के लिए वो ज्यादा है कंपेयर टू जिस समेटा हुआ कपड़ा है, जिसका सरफेस एरिया जो है बहुत ही कम है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द इवेपोरेशन। सो इसलिए सरफेस एरिया के पॉइंट जरा एक बार देख लेते हैं। लॉन्गर द सरफेस एरिया ऑफ द इवेपोरेटर, शॉर्टर इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन। जितना आप ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतना ही कम टाइम लगेगा इवेपोरेशन होने को। सो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड आते हैं टेम्परेचर पे। सो मान लो आपने वापस एक 2 गीले कपड़े लिए हैं। एक कपड़े को ना आपने बाहर धूप में सुखाया और एक कपड़े को ना आपने अंदर घर में किसी बंद कमरे में सुखाया, अंधेरे बंद कमरे में सुखाया। तो आपको क्या लगता है कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली पहला वाला कपड़ा जो धूप में सुखाया गया था। क्यों? क्योंकि बाहर जो है धूप की वजह से टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू जो कपड़ा घर में सुखाया जा रहा था। घर जो होता है रिलेटिवली ठंडा होता है बाहर से, सो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है काफी धीरे होता है। सो टेम्परेचर के मैं अगर बात करूं, द ग्रेटर इज द टेम्परेचर, मोर इज द इवेपोरेशन। सो देखते हैं टेम्परेचर का पॉइंट। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर लिक्विड। ठीक है, सो इवेपोरेशन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट कैन कॉज डीकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव ड्रग्स। सो इसमें एक पॉइंट ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मान लो कि कोई थर्मोलबाइल ड्रग है, ऐसा ड्रग है जो बहुत ही एक्सेस हीट में ना उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे भी हमको थोड़ा सा कंट्रोल्ड मेजर्स लेने पड़ते हैं कि ये ताकि हम डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सके। और ऐसे हीट सेंसिटिव ड्रग्स के एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोलाइड्स एंड अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कोलॉइड, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। सो ये था टेम्परेचर और सरफेस एरिया। थर्ड पॉइंट जो होता है वो है वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, सो अभी जैसे एक एग्जांपल लें, यहाँ पे हम 2 कंटेनर लेते हैं। एक ये कंटेनर है, दूसरा ये कंटेनर है। एक कंटेनर में हमने एसीटोन भरा है, दूसरे में वाटर भरा है। ठीक है, हमको पता है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। सो होता कैसे कि जी रूम टेम्परेचर में भी ना इवेपोरेट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस कंटेनर के अंदर काफी सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इन द गैस फॉर्म। एसीटोन के काफी सारे गैस फॉर्म के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। वो वैसी रूम टेम्परेचर में देखेंगे तो वाटर के बहुत ही कम मिलेंगे, 1 या 2 ही मिलने वाले, बहुत ही कम मिलेंगे। सो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एसीटोन का जो वेपर प्रेशर है एटलीस्ट एट रूम टेम्परेचर वो ज्यादा है कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सो जिस चीज मतलब कि एसीटोन को बहुत ही कम एनर्जी लगी अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ कि ये जो है एसीटोन उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा है। सो इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उनका इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ज्यादा
एनर्जी तो चाहिए नहीं रहती ना अपने फेज बदलने के लिए। देयरफॉर एसीटोन जो है ज़्यादा इवेपोरेशन दिखाएगा कंपेयर टू वाटर एट रूम टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे, तो ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। So liquids with low boiling point evaporate quickly because of high vapor pressure at low temperature. For example, acetone जो मैंने अभी बताया। फोर्थ फैक्टर पे आते हैं विच इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फीड। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फीड में क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई सैंपल लिया जिसमें कई सारा मॉइस्चर ट्रैप्ड है, ठीक है, और उस सैंपल को आपने बहुत ही हाई टेम्परेचर से एक्सपोज किया, ठीक है। सो कुछ जो ड्रग्स होते हैं ना या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इस कंडीशन के लिए। होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं, ठीक है, इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए इनके पास सारी कंडीशन सूटेबल है, इनके पास वाटर है और रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हाई टेम्परेचर भी है, ठीक है। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड भी जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। सो ऐसे ही डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए तो मटेरियल को हम क्या करते हैं, पहले कम टेम्परेचर के साथ एक्सपोज करेंगे और उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक साथ बढ़ाओगे ना तो हाइड्रोलिसिस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एक ऐसे टेम्परेचर पे ऐसे रुक जाएंगे जो भी बहुत अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे आपको ड्राई प्रोडक्ट भी मिल जाता है और बिना किसी हाइड्रोलिसिस के। फिफ्थ फैक्टर पे अगर आए तो विच इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। अब तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड में कैसे होता है कि जो लिक्विड होता है हम कॉन्सेंट्रेट जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड में, ठीक है, या तो सेमी सॉलिड में, ठीक है, या तो उसका जितना भी सॉल्वेंट है सब उड़ा के उसके सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो एक लिक्विड ऑन इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स आर फॉर्म्ड। सो सिलेक्शन ऑफ अपैरेटस या इक्विपमेंट जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो लिक्विड कॉन्सेंट्रेट चाहिए तो आप उसके लिए ओपन पैन इवेपोरेटर यूज करोगे, ठीक है। लिक्विड कॉन्सेंट्रेट अगेन चाहिए तो फिल्म इवेपोरेटर भी इसका एक ऑप्शन है। ड्राई प्रोडक्ट चाहिए तो स्प्रे ड्रायर यूज करोगे, ठीक है। सो कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको चाहिए वही डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ अपैरेटस आप यूज करने वाले हो। सिक्स्थ फैक्टर जो है वो इट इज टाइम ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इफ द टाइम ऑफ एक्सपोजर इज लॉन्गर ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। ऑब्वियसली अभी वो कपड़ों का एग्जांपल लेते हैं। ये जो गीला कपड़ा था आपने बाहर काफी लंबे टाइम के लिए रखा तो इवेपोरेशन इसमें से होता ही रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कपड़ा पूरा सूख ना जाए, ठीक है। वहीं पे अगर आप इस कपड़े को 1-2 मिनट ही अगर बाहर रखोगे तो ये बस थोड़ा ही सूखेगा और थोड़ा कहीं सूखा होगा कहीं गीला होगा और आप उसको अंदर ले आए तो आपको ऐसा ही कपड़ा मिलने वाला, आधा सूखा आधा गीला। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक किसी मटेरियल को एक्सपोज किया है फॉर इवेपोरेशन। सो दिस देयरफॉर टाइम ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा आता है फिल्म्स एंड डिपॉजिट। सो होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि आप कोई अगर घर में मान लो कुछ बना रहे हो, कोई सूप बना रहे हो या फिर कोई किसी तरीके की ग्रेवी बना रहे हो। सो जब आप उसको पहले क्या करते हो, वो ग्रेवी तो पहले काफ़ी थिन होती है, फिर आप वो उसको जो गैस होता है उसको बढ़ा दोगे, ठीक है, और वो ग्रेवी जो है वो धीरे धीरे थिक होने लगेगा क्योंकि पानी जो है वो उड़ रहा है। एक टाइम के बाद आप ये देखो कि कोने कोने पे ना वो ग्रेवी की एक लेयर बन गई है, ठीक है, और ये लेयर जो है ये हिंडर करती है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ठीक है, जो हमको गैस से मिल रही है, जो गैस के जो बर्नर है, ठीक है, उसमें जो हीट है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हिंडर कर देता है, ठीक है। सो ये जो 7th एंड लास्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स व्हेन अ सर्टेन मटेरियल जैसे वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन एन इवेपोरेटर दे फॉर्म अ फिल्म, एक फिल्म फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, एंड दिस फिल्म रिड्यूसेस द इवेपोरेटिंग सरफेस, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि देखिए जो अभी इसमें ये फिल्म बन गया तो पहले इवेपोरेटिंग सरफेस जो है अब ये सिर्फ जो अंदर का है ना इतना ही कांटेक्ट में हीट के इतना ही है जो इवेपोरेट होने का एबिलिटी रखता है। अगर ये नहीं होता ये फिल्म तो ये पूरा हमारे पास होता सरफेस फॉर इवेपोरेशन, ठीक है। सो फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स जो होता है वो रिड्यूस कर देते हैं इवेपोरेशन को बाय रिड्यूसिंग द इवेपोरेटिंग सरफेस। So this was all about our evaporating factors, then the factors जो responsible है जो कहीं ना कहीं affect करते हैं हमारे evaporation।
सो इवेपोरेशन और अदर हीट प्रोसेसेस के ना बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। ये जो डिफरेंसेस मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ना, इनमें कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ये लगभग सेम ही है। बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल में तो ये प्रैक्टिकलिटी में तो ये काफी सेम ही रखते हैं, ठीक है। पर थ्योरी में इनका डिफरेंस है, थेरोटिकल डिफरेंसेस इनके देखने मिलते हैं। सो इवेपोरेशन और अदर हीट प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन में जो रेजिड्यू बनता है वो हमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बनता है, जैसे मैंने दूध से खोया बनाने का एग्जांपल दिया, या फिर वो ग्रेवी का एग्जांपल दिया, जो पहले काफी पतला रहता है पर धीरे धीरे करके काफी थिक हो जाता है, पर रहता है वो फिर भी लिक्विड में ही है। वही उसके कंपैरिजन में अगर ड्राइंग को देखेंगे, सो ड्राइंग जो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम पूरा जितना भी सॉल्वेंट है उस सबको इवेपोरेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो बचता है सिर्फ सॉलिड क्रिस्टल्स। तो इवेपोरेशन और ड्राइंग के बीच का ये एक डिफरेंस है। दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। सो इवेपोरेशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन मोस्टली ना एक ही कंपोनेंट का करते हैं, ठीक है। पर डिस्टिलेशन जो है ये एक सेपरेशन मेथड है जहाँ पे हम दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को ना या लिक्विड्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन जो है कि इसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेपर। वहीं पे डिस्टिलेशन का सोल पर्पस ही यही है कि वो सेपरेट करे दो कंपोनेंट्स को इन अ मिक्सचर। Fourth and last point is the purpose of evaporation is to get concentrate crystals only, but not to get crystals. Concentrate liquid होना चाहिए यहाँ पे। Fourth and last point है the purpose of evaporation is to get concentrated liquid और ना कि क्रिस्टल। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि यहाँ पे इवेपोरेशन जो है उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड मिलना चाहिए, पर क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें भी सेम एज ड्राइंग कि इसमें जितना भी हम सॉल्वेंट होता है हम उड़ा देते हैं और बचता सिर्फ उसके क्रिस्टल्स ही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन कंपेयर टू अदर हीट। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स क्या होते हैं? वही जो इक्विपमेंट्स हम इवेपोरेशन के लिए यूज करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर्स में आते हैं कि कितने कितने हमें पीसीआई सिलेबस में हमें सीखने पड़ेंगे। सो पहला है स्टीम जैकेटेड केटल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, तीसरा क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्थ इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर एंड फिफ्थ इज मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। सो एक एक करके आते हैं और इन सभी इवेपोरेटर्स को सीखते हैं। स्टडी अबाउट स्टीम जैकेटेड केटल। सो स्टीम जैकेटेड केटल जो है उसको इवेपोरेटिंग पैन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है एक बार वो देखते हैं कि यहाँ पे ना एक इनर का वेसल होता है और एक आउटर केसिंग होती है। ये इनर वेसल में ना जो प्रोडक्ट हमको कॉन्सेंट्रेट करना है जो प्रोडक्ट हमको कॉन्सेंट्रेट करना है वो रहता है, और इस आउटर केसिंग में जो है ये इस आउटर केसिंग को जैकेट बोलते हैं, ठीक है। और इस जैकेट और इनर वेसल के बीच में ना हमको एक एम्प्टी स्पेस मिलता है जिसके अंदर से स्टीम जो है वो ट्रैवल करती है और इस वेंट के थ्रू बाहर चला जाता है। सो मान लो कि हमने जो अपना सैंपल है, अपना मटेरियल है, वो इस अंदर वाले वेसल में रख दिया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, जो स्टीम होगी एकदम गर्मा गर्म वो इधर से आएगी, ठीक है, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। स्टीम जो है अपनी जो हीट है वो इस वेसल को दे देगी और वेसल जो है अपनी हीट इस सोल्यूशन को दे देगा, सोल्यूशन या सस्पेंशन जो भी है इसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये सोल्यूशन सस्पेंशन का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये अपने लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में और एटमॉस्फेयर में ये वेपर्स उड़ने लगेंगे, ठीक है। और जो फिर बचा कुचा स्टीम होगा वो यहाँ इस वेंट के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेट दिया है। सो होता कैसे कि जो स्टीम भली गर्म हो पर जब वो इस ठंडे सोल्यूशन या सस्पेंशन के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड बनती है। सो हो सकता है कि इस केसिंग के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर कुछ स्टीम कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स या लिक्विड फॉर्म हो जाए। सो ऐसे लिक्विड को बाहर फेंकने के लिए यहाँ पे कंडेंसेट दिया गया है। ये जो इनर वेसल होता है इसको केटल कहते हैं और ये जो आउटर केसिंग है उसको जैकेट कहते हैं, तो ये भी याद रखना। इसलिए इस इवेपोरेटर का नाम है जैकेटेड केटल, स्टीम जैकेटेड केटल। और फिर ये जो इवेपोरेशन है कब तक होता रहेगा, ठीक है। ये इवेपोरेशन तब तक होता रहेगा जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम थिक ना हो जाए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट ना मिल जाए। फिर जैसे ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है हम उसको इस आउटलेट के सहारे बाहर फेंक देंगे, बाहर कलेक्ट कर लेंगे। सो इसकी प्रिंसिपल को जरा एक बार पढ़ते हैं। तो स्टीम इज सप्लाइड टू अ जैकेटेड केटल।
स्टीम गिव्स आउट हीट टू द केटल। जैसे मैंने बताया, स्टीम हम पहले जैकेटेड केटल को सप्लाई करेंगे, फिर स्टीम जो है वो अपनी हीट क्या करेगी, केटल को देगी। केटल अपनी हीट जो दे है वो सोल्यूशन या अंदर सस्पेंशन जो है हमारा मटेरियल उसको देगी, और उस हीट की वजह से क्या होगा, जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो अपने गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो सॉल्वेंट किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इनटू वेपर। सो ये इतना सिंपल सा इसका प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो इसे जो स्टीम जैकेटेड केटल है, ये एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक इनर पैन होता है, उसको केटल कहते हैं, और उसको इनर पैन को एनवलप करता है, कवर करता है एक आउटर पैन जिसको जैकेट कहते हैं। ठीक है, ये दो पैन को जब हम जोड़ेंगे तो हमको एक एम्प्टी स्पेस मिलता है, और उस एम्प्टी स्पेस से स्टीम जाती है। ज्यादातर ये जो स्टीम जैकेटेड केटल है वो कॉपर का बना होता है, या टिन्ड कॉपर का बना होता है, या आयरन का बना होता है। टिन्ड कॉपर हम कब यूज करते हैं, जब हम जो हमारा मटेरियल है, सैंपल मटेरियल है, वो एसिडिक इन नेचर हो, तब हम टिन्ड कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, एक इनलेट प्रोवाइड किया गया है स्टीम को, और एक आउटलेट दिया गया है फॉर नॉन कंडेंस गैसेस के लिए। और जो कंडेंसेट है, जो मैंने बताया था कि ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से स्टीम कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनाएगा, वो बाहर आ जाएंगे थ्रू दी कंडेंसेट आउटलेट। सो ये इसका प्रिंसिपल था, और इसकी वर्किंग भी वैसी ही है, बहुत इजी। एक्वस एक्सट्रैक्ट जो है टू बी इवेपोरेटेड इज प्लेस्ड इनटू द केटल। स्टीम हम उसको सप्लाई करेंगे थ्रू द इनलेट, यहां से स्टीम आई, ठीक है। स्टीम गिव्स आउट इट्स हीट टू द कंटेंट्स एंड द कंडेंसेट लीव्स थ्रू द आउटलेट। फैंस को हम फिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत सारे वेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं इतने से एरिया के अंदर, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत बढ़ गया है ना। सो जब बहुत सारे वेपर्स यहाँ इकट्ठा हो गए ना सराउंडिंग में, सो ये सैचुरेट कर देते हैं सराउंडिंग को, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे फिर क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया तो हमारा प्रोसेस जो है वो और लंबा खींचेगा। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना हम यहाँ पे एक फैन लगा सकते हैं। ठीक है, ये फैन क्या करेगा, ये जो वेपर्स है इस जैकेटेड केटल के ऊपर, इसको दूर भगाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस एरिया में कोई वेपर नहीं होगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन वापस से फास्ट हो जाएगा। तो यही वो पॉइंट बता रहे हैं कि फैंस आर फिटेड ओवर द पैन्स टू रिमूव द एक्सेस वेपर। द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम आउटलेट। सो इसको हम यूज के कहाँ करते हैं। दिस मेथड इज मोस्टली सुटेबल फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड्स। ऑब्वियसली हम क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर से एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ऐसी ड्रग्स यूज कर सकते हैं जो हाई टेम्परेचर को झेल सके। एग्जाम्पल है लिकोरिश एक्सट्रैक्ट। सो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली है क्या, जो हमारे घर की कढ़ाई है उसको थोड़ा बस काफी हाई फाई मॉडिफाई कर दिया, काफी एडवांस कर दिया है। प्रिंसिपल में ये कढ़ाई ही है, तो देयरफॉर इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इट इज ईजी टू ऑपरेट। ईजी टू ऑपरेट इसलिए कुछ करना नहीं आपको, ऊपर से बस आपको अपना सैंपल डालना और स्टीम दौड़ा देनी, बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। इट इज ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन। लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है। स्टीरिंग ऑफ कंटेंट जो है वो पॉसिबल है टू फॉर द रिमूवल ऑफ एंड द रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज ईजी। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसे मटेरियल जो हीट सेंसिटिव है, मतलब हीट के कांटेक्ट में आती है वो डिग्रेड हो जाए, उनके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है। ऐसे जो इनका हीटिंग एरिया जो है डिक्रीजेस एज प्रोडक्ट गेट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, ये जो लेवल है पहले इतने में हो जाएगा, फिर और तो ये और नीचे गिरते जाएगा लेवल, सो उतना ही कम हीटिंग एरिया मिलेगा, तो इवेपोरेशन रेट भी इवेंचुअली उतना ही धीरे होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सो ये इसके डिसएडवांटेज है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर स्टीम जैकेटेड केटल या फिर इवेपोरेटिंग पैन। सेकेंड इवेपोरेटर पे अगर आएंगे, सो उसका नाम है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। सो इसको एक बार समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है, ठीक है, और इस सिलेंडर से ना कुछ ट्यूब्स पास की जाती हैं, ये वाली, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर में क्या होगा, इस सिलेंडर में ना हम अपना जो मटेरियल है, सैंपल मटेरियल, वो ऐसे ही डाल देंगे। तो ये जो पानी दिख रहा है ना इस वाला, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, और इस ट्यूब से हम अपने स्टीम को पास करेंगे, ठीक है। सो ये स्टीम इस ट्यूब से पास होगा, अपनी हीट जो स्टीम है अपनी हीट किसको देगा, ट्यूब के थ्रू इस लिक्विड को देगा। इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो इसके वेपर्स बनेंगे और इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ से स्टीम और
स्टीम जो है यहाँ से पास होती रहेगी वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टीम हमें मिल रही है, जो वेपर्स हमें मिल रहे हैं, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू एन आउटलेट, ठीक है। इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे इवेपोरेशन का, जब तक हमें कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, हम इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट वाले जो आउटलेट है उसके सहारे कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये इतना सिंपल था इसका मैकेनिज्म या फिर कहो वर्किंग। तो एक बार इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि स्टीम जो है इस पास्ड थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, ठीक है। और ये ट्यूब्स जो हैं इसको ना पूरी तरह से इमर्स कर देते हैं हमारे सैंपल में। देखो हमारा ट्यूब्स यहाँ है और हमारा सैंपल इसके ऊपर तक है, तो जो हमारे ट्यूब्स है ना वो पूरे डूबे हुए हैं इस सैंपल में। सो ट्यूब्स आर इमर्स्ड इन पूल ऑफ लिक्विड टू बी इवेपोरेटेड। फिर हीट ट्रांसफर होगा किसके, कहाँ से कहाँ, स्टीम से होगा टू वाटर थ्रू द ट्यूब, ठीक है। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू द ट्यूब्स एंड द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट्स हीटेड। तो सॉल्वेंट जो है वो फिर इवेपोरेट होना शुरू करेगा और एस्केप करेगा थ्रू दिस आउटलेट, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जो है उसको कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द बॉटम। तो ये इसका प्रिंसिपल था। सो इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग हमने देख लिया है। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सो इट इज अ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी जिसका कोनिकल डोम या शेप है एट टॉप एंड बॉटम, जो हमें दिख सकता है कि एक कोनिकल शेप है इसका, या डोम शेप्ड है एट टॉप एंड बॉटम। ये ज्यादातर कास्ट आयरन का बना होता है या प्लेट स्टील का होता है। इसका एवरेज साइज अगर देखेंगे तो डायमीटर जो है इसका एवरेज वो 1.8 to 2.4 मीटर्स के बीच में होता है, और हाइट जो है वो 2.4 to 3.6 मीटर्स के बीच में होता है, ठीक है। इसमें एक इनलेट एंड आउटलेट दिया गया है फॉर स्टीम। देखो यहाँ से स्टीम अंदर आई, इन ट्यूब्स के थ्रू ट्रेवल किया और इस वेंट से बाहर गया, ठीक है। एक स्टीम कंपार्टमेंट है। ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 बनाए, तो जितने आप ट्यूब्स बढ़ा दोगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना इवेपोरेशन की, वो प्रोसेस उतना ही फास्ट हो जाएगा। एंड इनलेट दिया गया है फॉर फीड एंड आउटलेट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। यहाँ से आप अपना फीड डाल सकते हो, ठीक है। और एक बार जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बन जाए तो उसको इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसका, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का। इसके यूजर्स देखें तो ये यूजफुल है नॉन विस्कस सोल्यूशंस के लिए, ठीक है, जो किसी तरीके का स्केल्स या क्रिस्टल्स डिपॉजिट नहीं करते। बिकॉज देखो हम इवेपोरेट कर रहे हैं ना, तो एसेंशियली क्या कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वेपराइज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या बनेगा, उस बचेगा जो सोल्यूट के क्रिस्टल्स है वो बच जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि सोल्यूट के जो क्रिस्टल्स है वो इससे चिपक जाए, जो ये वॉल्स के वेसल्स है उसके साथ चिपक जाए, ठीक है। सो ये तो कब काम आता है, तो ये इसलिए यूजफुल है कि ये जो है इसमें ये होने नहीं देता, क्योंकि हम काफी देर तक इसमें रखते भी नहीं है। हम बस एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट लाते हैं, इसको पूरा क्रिस्टलाइजेशन तक होने तक नहीं रोकते। सो इट इज सुटेबल फॉर नॉन विस्कस सोल्यूशंस, जो नहीं ऐसे सोल्यूशंस जो स्केल्स और क्रिस्टल्स नहीं डिपॉजिट करते हैं। एग्जाम्पल है कास्कारा एक्सट्रैक्ट। इसका एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। थर्ड जो आता है वो होता है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, जिसका दूसरा नाम राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर भी है। सो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल पढ़ने से पहले एक बार इसको समझ के लेते हैं। सो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एक, इसमें भी देखो एक सिलेंडर है इतना सा, और इस सिलेंडर के थ्रू ना कुछ ट्यूब्स, वर्टिकल ट्यूब्स ऐसे पास हुए हैं। तो इसमें क्या ऐसा होता है कि हमारा जो फीड है ना वो नीचे से आता है, और ये जो फीड जो है वो नीचे से आएगा और इन ट्यूब्स में एंटर होता है, इन ट्यूब्स में इस तरह से एंटर होगा, ठीक है। और हम ना स्टीम पास करते हैं, जो स्टीम सराउंडिंग है ना, स्टीम के आजू बाजू जितनी भी जगह है, जो शेडेड पोर्शन से दिखाया मैंने, यहाँ से ना पूरा स्टीम पास होगा और ये स्टीम जो है इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा। सो जैसे ही वो जो लिक्विड है हमारा फीड है वो इतने इस ट्यूब के कांटेक्ट में आया, स्टीम की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड में ना वाटर वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे, या वेपर्स और बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। और बबल आपने कभी भी देखा होगा, वेपर, भाप हो या बबल हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ भागता है, कभी नीचे भागते हुए नहीं देखा होगा जिंदगी में, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। तो जितने भी वेपर्स होते हैं, बबल्स होते हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ भागते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जब बबल्स फॉर्म होंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे, सो इसको ना एक थ्रस्ट मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलती ऊपर जाने के लिए। सो ये वेपर्स जो है इसकी मदद से
ये जो लिक्विड है ये इसमें ऊपर ट्रैवल करते बैठेगा, क्योंकि बबल्स भी ऊपर ही ट्रैवल करेंगे तो लिक्विड भी ऊपर जाएगा, ट्रैवल करते रहेगा। तो इन तीनों ट्यूब से इसी तरह से लिक्विड ऊपर ट्रैवल करेगा। फिर जैसे ही इस ट्यूब का जो एंड है उससे बाहर निकलेंगे, सो अब यहाँ पे जो लिक्विड आएगा बाहर, ठीक है, इसमें देखो इसमें लिक्विड भी है और वेपर्स भी है, दोनों है, ठीक है। वेपर जो है उस लिक्विड में एंट्रैप्ड है, तो हमको ना काम सिर्फ लिक्विड का है, वरना क्योंकि जब यहाँ से बाहर आएगा तो वरना हमको लिक्विड के साथ फोम भी दिखेगा, ठीक है, तो वो फोम हमें नहीं चाहिए। सो वो लिक्विड जो बबल है हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये जो डिफ्लेक्टर है, ये जैसे ही पानी यहाँ से निकला, जो लिक्विड है यहाँ से निकला, वो इस डिफ्लेक्टर के साथ बहुत ही जोर से स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने की वजह से क्या है, जितने भी वेपर होंगे ना वो अलग हो जाएंगे, वेपर अलग हो जाएंगे और लिक्विड अलग हो जाएंगे, और लिक्विड जो है वो इस ट्यूब के थ्रू नीचे आ जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू नीचे आ जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में, ठीक है। और जो वेपर है वो भी इस डिफ्लेक्टर के आजू बाजू से निकल जाएंगे और इस साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू इसे हम बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है, वो इस वेपर के थ्रू साइक्लोन सेपरेटर में आ गया हो। सो ऐसे लिक्विड को हम वापस से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीसर्कुलेट कर सकते हैं इनटू दिस एवेपोरेटर थ्रू दिस पाइप फॉर रीसर्कुलेशन। सो इतना ही था हमारा क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेशन का वर्किंग या प्रिंसिपल। तो एक बार वापस से शॉर्ट में समझ लेते हैं। फीड जो है हमारे नीचे से एंटर हुआ, वो इन ट्यूब्स में फिर एंटर होता है, और जब थोड़ा से ट्यूब में एंटर हुआ ना, तो ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स हमेशा हाई वेलोसिटी में ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं। सो ये जब ट्रैवल करेंगे तो इस लिक्विड को लेके ट्रैवल करेंगे हाई वेलोसिटी में। फिर जैसे ये लिक्विड इस पाइप से बाहर निकलेगा, इस डिफ्लेक्टर के साथ स्ट्राइक करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वेपर्स अलग, लिक्विड अलग। लिक्विड इस पाइप के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वेपर्स जो है वो साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू बाहर फेंक देंगे। सो ये इसका वर्किंग था। एंड इसके प्रिंसिपल को जरा देखते हैं। सो द प्री हीटेड फीड, यहाँ पे ना प्री हीटेड फीड यूज किया जाता है, किस लिए, मतलब इस जो हमारा सैंपल है उसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत गर्म कर देंगे, ठीक है, ताकि जो अंदर का प्रोसेस हो ना वो और भी फास्ट हो। क्योंकि अगर ये प्री हीटेड नहीं होगा, ठंडा होगा ना, तो हमको और टेम्परेचर देना पड़ेगा ये लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए। सो इसलिए जो ज़्यादातर हम जो फीड इंट्रोड्यूस करते हैं वो हल्का गर्म किया जाता है उसको। सो प्री हीटेड फीड एंटर्स फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लो अप थ्रू द ट्यूब। द ट्यूब्स आर हीटेड बाय स्टीम एक्सटर्नली, जैसा मैंने बताया। द लिक्विड नियर द वॉल बिकम्स वेपर एंड फॉर्म स्मॉल बबल्स। स्मॉल बबल्स जो है फ्यूज करते हैं, फॉर्म करते हैं लार्ज बबल। फिर जो लिक्विड जो है वो ब्लो अप करता है, यहाँ से ना बहुत जोर से निकलेगा बाहर और स्ट्राइक करेगा डिफ्लेक्टर के साथ, एंड दिस थ्रोज द लिक्विड डाउन इनटू द लोअर पार्ट एंड कलेक्टेड। सो ये इसका प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे जो ट्यूब्स जो हैं हम उसको हेल्ड करते हैं बिटवीन ट्यूब टू प्लेट्स। एक एंट्रेनमेंट सेपरेटर होता है, डिफ्लेक्टर का ही दूसरा नाम है एंट्रेनमेंट सेपरेटर, उसको हम प्लेस करते हैं। ये जो इतना पूरा एरिया है ना, इस पूरे ये जो इतना पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया को वेपर हेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो इवेपोरेटर कहाँ गया, एन एंट्रेनमेंट सेपरेटर जो है उसको हम प्लेस करते हैं एट द टॉप ऑफ द वेपर हेड, ठीक है। इवेपोरेटर कैरी स्टीम इनलेट, वेंट आउटलेट एंड कंडेंसेट आउटलेट। देखो स्टीम यहाँ से एंटर हुई और पूरे सराउंडिंग में घूम रही थी, फिर जो बची कुछ स्टीम होती है वो इस वेंट के साथ बाहर आ जाती है, और ऐसी स्टीम जो कंडेंस हो गई, लिक्विड बन गई, वो इस कंडेंसेट के सहारे बाहर आ जाएगी। सो ये दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। इसके यूजेस अगर देखें, सो ये हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, हम थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि हम ना इसमें जो फीड जाते हैं ना, इसको बॉईल नहीं करते, इसको बस इतना ही हीट देते, इतना ही सफिशिएंट हीट देते कि लिक्विड जो है वो गैस में बन जाए, ठीक है। और यहाँ से जब वो लिक्विड निकलता है ना, तो काफी लंबे टाइम तक इस ट्यूब के अंदर नहीं रहता। एक बार जैसे इस ट्यूब के अंदर एंटर हुआ ना, तो वो फटाक से इस ट्यूब से ट्रैवल करता है। सो जिसकी वजह से जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है ना, हम उसको इसमें यूज कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन। क्लियर लिक्विड्स, फोमिंग लिक्विड्स एंड करोसिव सॉल्यूशंस को भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों फोमिंग लिक्विड को ऑपरेट कर सकते हैं, जो जैसे मैंने बताया ना कि फोम फॉर्म होता है, बबल फॉर्म होता है, वेपर फॉर्म होता है,
पर जैसे ही वो इस डिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में आता है ना, इसको स्ट्राइक करता है, तो फोम टूट जाते हैं, जितने भी बबल्स है वो अलग हो जाएंगे, वेपर्स अलग हो जाएंगे और लिक्विड यहाँ से एंटर कर बैठेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर। हाँ, उसके पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसमें ना लार्ज एरिया होता है फॉर हीट ट्रांसफ़र, लार्ज एरिया होता है फॉर हीट ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम ट्यूब्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। डायग्राम में हमने सिर्फ 3 ट्यूब्स देखे, वैसे ही एक्सलेट में ना इसमें काफ़ी सारे ट्यूब्स होते हैं बंडल की तरह। जैसे ये एक सिलेंडर है, उसमें कई सारे ऐसे ट्यूब्स डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ ट्यूब बढ़ा देंगे उतने सरफेस एरिया बढ़ जाता है हीट ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन फीड और हीटिंग सरफेस बहुत ही कम रहता है, 20 सेकेंड्स। जैसे मैंने कहा, जो एक बार जो हमारा मटेरियल है वो इस ट्यूब में एंटर होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें नहीं रहता, फटाक से बाहर चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं ना, हम उसको भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट नहीं है दोनों के बीच में। सो देयरफॉर इट इज़ सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर फोमिंग लिक्विड्स। इट रिक्वायर्स स्मॉल फोर्स प्लेस, इसको ना स्मॉल फोर प्लेस रिक्वायर्ड होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं कि ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स है, ठीक है, इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। इसका कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है, लार्ज हेड स्पेस होता है। लार्ज हेड स्पेस मतलब कि जो ऊंचाई है ना इसकी बहुत ही ऊंचे होते हैं, लिटरली। ये जो इवेपोरेटर्स होते हैं कुछ तो बिल्डिंग जितने भी बड़े होते हैं। अगर इसके आप अगर फोटोज़ देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े होते हैं ये, ठीक है। सो इसलिए बोल रहे कि बहुत ही लार्ज हेड स्पेस इनको रहता है। तो ये इतने बड़े होते हैं कि इनको किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर या बिल्डिंग के अंदर रखते भी नहीं, ये बिल्डिंग के बाहर ही इनको बनाया जाता है खुले एनवायरनमेंट में, ठीक है। 4th पॉइंट है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी विस्कस लिक्विड। क्योंकि क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ना इसको ना इस ट्यूब से ट्रैवल करना है, तो जो थिन लिक्विड है ना वो तो आराम से ट्रैवल कर लेंगे, पर विस्कस लिक्विड में ड्रैग भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। बबल्स तो फॉर्म होंगे पर उन बबल्स में इतनी ताकत नहीं होगी कि इस पूरे विस्कस लिक्विड को इस पूरे ट्यूब से उठा दे, ठीक है। सो ये विस्कस लिक्विड के लिए सूटेबल नहीं होता क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर। अब हम हमारे नेक्स्ट एवेपोरेटर में आते हैं, विच इज फोर्स्ड सर्कुलेशन एवेपोरेटर। तो जैसे हमने क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर में देखा कि हम उसको ना विस्कस फ्लूइड के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पर क्या करोगे, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसी क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर को विस्कस फ्लूइड के लिए भी इस्तेमाल करने लायक बना दें। तो उसमें हम बहुत ही सिंपल सा एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर है, अगर उसी में मैं नीचे एक पंप लगा दूं, ठीक है। तो अगर मैंने पंप लगा दिया तो वो पंप क्या करेगा, बहुत ही थिक फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड को भी पंप कर सकता है ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला है फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर, तो इसका नाम फोर्स सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक पंप यूज किया है। ये पंप क्या करेगा, ये फोर्स करेगा पूरे विस्कस फ्लूइड को टू फ्लो थ्रू द ट्यूब, ठीक है। तो एक बार इसका वर्किंग जितना है बाकी का ना वो सेम है एज दैट ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर। जैसा हमने क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर में देखा, सेम वैसा ही है। फर्क बस पंप का है कि जो लिक्विड है पुश करेगा, वो विस्कस लिक्विड को पुश एक पंप करेगा जो इस ट्यूब्स के सहारे अंदर जाएंगे। ये जो विस्कस लिक्विड है ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, थ्रू द ट्यूब हीट ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये जो विस्कस फ्लूइड है वो इस ट्यूब से ट्रैवल करेगा और इस डिफ्लेक्टर से टकराएगा, ठीक है। जैसे ही वो टकराया तो हमारे गैसेस अलग हो जाएंगे और लिक्विड जितने भी अलग हो जाएंगे। लिक्विड जो है इस रिटर्न ट्यूब, ये जो हमारा नीचे डाउनवर्ड जाता हुआ पाइप दिख रहा है, उसके सहारे वापस हम इसको कलेक्ट कर लेंगे हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और जो गैसेस है वो साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हम उसको कहीं और कलेक्ट कर देंगे या तो फिर एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देंगे। सो एक बार इसका प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। सो द प्रिंसिपल क्या है, सेम ही है। द लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू ट्यूब्स एट हाई प्रेशर यूजिंग पंप, ठीक है। सो हेंस बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस। So when the liquid leaves the tube and enters the vapor head, the pressure falls suddenly. This leads to flashing and superheated liquids, thus evaporation is affected. Liquid leaves the tube and enters the vapor head, the pressure जो है तुरंत fall होता है। तो होता क्या है ना यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे जो कि हाई वेलोसिटी में ना यहाँ पे जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने एक वेपर के लिए ना ये साइक्लोन सेपरेटर यूज़ किया, तो यहाँ पे ना वो एयर सक करते जा रहा है, तो यहाँ पे ना लो प्रेशर है। ठीक है। सो जैसे ही वो लो प्रेशर से हमारा लिक्विड हाई प्रेशर में आएगा तो फ्लैश होता है, अचानक से सारे लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो वहीं पे ये पॉइंट लगा है। सो व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब एंड एंटर्स द वेपर हेड द प्रेशर फॉल सडनली। इसकी वजह से फ्लैशिंग होता है सुपर हीटेड लिक्विड का और इवेपोरेशन अफेक्ट होता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टीम जैकेटेड ट्यूब जो होते हैं उसको हम हेल्ड करते हैं बिटवीन टू ट्यूब शीट्स। ट्यूब शीट्स मतलब क्या होता है कि जो ये ट्यूब होता है ना, यहाँ से देखो ये ट्यूब यहाँ से ऐसे कनेक्ट होते हैं जब एक दूसरे से, तो इस अरेंजमेंट को ट्यूब शीट कहते हैं। तो यहाँ पे दो ट्यूब शीट कैसे है, एक इस साइड ओपनिंग है तो यहाँ एक ट्यूब शीट है और एक यहाँ एक ट्यूब शीट है। सो स्टीम जैकेटेड जो है उसको हम वो किसके किसके बीच में है, ट्यूब शीट्स के बीच में। और ट्यूब जो है उनके डायमीटर मोस्टली 0.1 मीटर के होते हैं और लेंथ जो है वो 2.5 मीटर के होते हैं। ठीक है। एक एंट्रेनमेंट सेपरेटर जिसको डिफ्लेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम वेपर हेड के टॉप में रखते हैं। इवेपोरेटर जो है कैरी करेगा स्टीम इनलेट एंड आउटलेट। फीड इनलेट जो है हमने बॉटम में प्रोवाइड किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसके यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ज़रा ध्यान देते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ये थर्मल अबाइल सब्सटेंसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे, मटेरियल होंगे, वो ज़्यादा टाइम इस ट्यूब में नहीं रहेंगे। बहुत मैक्सिमम 20 सेकेंड्स के लिए इस ट्यूब में रहेंगे और फटाक से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। फॉर क्रिस्टलाइजिंग ऑपरेशन व क्रिस्टल्स जो है सस्पेंडेड ऑल टाइम्स। एडवांटेज में देखते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है काफ़ी हाई होता है। सॉल्टिंग और स्केलिंग जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं ना लिक्विड को। सो इतना टाइम ही नहीं देते लिक्विड को कि वो क्रिस्टल्स बना भी पाए और चिपक पाए ट्यूब्स के साथ। इट इज़ सूटेबल फॉर थर्मल अबाइल सब्सटेंस। इट इज़ सूटेबल फॉर हाई विस्कस प्रिपरेशंस, जैसा हमने पढ़ा। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है और लार्ज हेड स्पेस लेता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। अब आते हैं हमारे लास्ट इवेपोरेटर में, जिसका नाम है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है। सो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब क्या कि एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम को ना एक साथ जोड़ दिए जाएंगे और एक बड़ा सिस्टम बनाएंगे, एक बड़ा इवेपोरेटर बनाएंगे। तो अभी क्या करते हैं कि पहले हम सिर्फ एक इवेपोरेटर पे ध्यान देते हैं, बाकी इन इवेपोरेटर्स पे नहीं ध्यान देंगे। सो इस इवेपोरेटर में क्या होता है कि हमारा जो फीड है वो यहाँ से एंटर होगा और ये जो ट्यूब्स है ना, जो शेडेड, जो इसको मैंने कलर किया है, ये ट्यूब्स हैं, तो इन ट्यूब्स में एंटर होगा। ठीक है। सो जैसी, और ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे स्टीम होगा। ठीक है। इतने में स्टीम होगा जो मैंने पेंसिल से कलर किया। तो हमारा फीड जो है वो इस ट्यूब में एंटर हुआ। ठीक है। वो स्टीम के कांटेक्ट में आया, इसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, तो जो भी हमारे सॉल्वेंट है, ठीक है, वो वेपराइज हो जाएंगे और ऊपर यहाँ जमा होने लगेंगे इस जगह पे। और जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा इधर से और एक आउटलेट के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे तो ये एक सिस्टम का पूरा वर्किंग था कि फीड अंदर आया, ट्यूब्स के थ्रू गया। ठीक है। और ट्यूब्स जो हैं वो स्टीम के कांटेक्ट में है, हीट ट्रांसफर हुआ, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हुआ, वेपर्स जो है वो ऊपर कलेक्ट हो गए और जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है वो नीचे कलेक्ट हो गया। ये एक सिस्टम है। यही सेम प्रोसेस ये बाकी की जो दो सिस्टम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन दो सिस्टम में भी हो रहा है। ठीक है। तो इसमें एक फर्क ये है कि हमने सिर्फ एक बार स्टीम दी यहाँ पे इस साइड से। ठीक है। तो ये स्टीम जो है फिर ये अपना काम करेगी और इस मटेरियल को गर्म करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस मटेरियल का जो सॉल्वेंट है वो भी इवेपोरेट होगा, इधर इकट्ठा होगा। फिर ये जो वेपर मिला ना हमें, ये वेपर को हम दूसरे सिस्टम का स्टीम की तरह इस्तेमाल करेंगे। सो यही वेपर्स को हम यूज करेंगे, दूसरे स्टीम के इनलेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो ये वेपर इधर आएगा, इधर पे वापस से ट्यूब्स के कांटेक्ट में आके ट्यूब्स को हीट करेगा। यहाँ से फीड एंटर होगा, फीड जो है इस स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, फिर वही प्रोसेस वापस पूरा होगा। ठीक है। फिर जैसे ये फीड होगा, इसमें से वापस से वही होगा कि वेपर्स बनेंगे। ठीक है। और ये वेपर जो है, इस फीड का वेपर हम यूज करेंगे एज अ स्टीम फॉर द थर्ड वन। ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस वापस चालू होगा
और फिर जितना भी स्टीम है लास्ट में क्या आएगा वो इस साइक्लोन सेपरेटर में आएगा, और इसको फिर हम या तो स्टीम जो वेपर है उसको हम वापस से कंडेंस करके यूटिलाइज कर लेंगे, या तो अगर काम का नहीं तो फिर एनवायरनमेंट में ऐसे ही फेंक देंगे। सो एक बार इसके प्रिंसिपल को देखते हैं, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो है कि लिक्विड इज पास्ड थ्रू ट्यूब्स, स्टीम को हम सप्लाई करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द ट्यूब, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट करेगा और एस्केप करेगा आउटलेट से, और कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जो है हमारा वो बॉटम से बाहर आ जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन को जरा देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में कैसा है कि एक लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे हमने डायग्राम में देखा, वो ज्यादातर कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं ना, उनका डायमीटर 0.05 से 0.07 मीटर्स के बीच में होता है, उसका लेंथ 1 to 2 मीटर्स के बीच में होता है। और ऐसे कई सारे ट्यूब्स है, एटलीस्ट 100 ट्यूब्स तो होते ही हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें इनलेट है फॉर स्टीम एंड फीड, और आउटलेट होता है एक वेपर के लिए। तो इसको हम यूज किस लिए करते हैं, टू मैन्युफैक्चर कैस्केरा एक्सट्रैक्ट, सॉल्ट, शुगर एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो बहुत इंडस्ट्रियल स्केल में ना मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और इनका फायदा ये है ना कि इनमें सिर्फ एक बार आपको स्टीम देने की जरूरत है, बाकी इस प्रोसेस की वजह से जो स्टीम जनरेट होगा ना वो दूसरे वेसल के लिए एज अ सोर्स ऑफ हीट का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक बार दो तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो एडवांटेजेस देखते हैं कि इंक्रीज हीटिंग सरफेस है, क्योंकि आप कई सारे सिस्टम्स को यूज कर रहे हो, लार्ज स्केल ऑपरेशन है और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, ठीक है। इट इज मोर इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर टू अ सिंगल इफेक्ट, ठीक है। मतलब आपने अगर सिर्फ एक ही सिस्टम को पकड़ा और उसी को यूज करते गए तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि आप कई सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ बन भी रहे हैं, और जो इनपुट है वो आप एक ही बार दे रहे हो, और उसके लिए कई सारे आउटपुट्स आपको मिल रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इस इक्विपमेंट को जो इंस्टॉल करने का कॉस्ट है वो ज्यादा है, पर एक बार अगर इंस्टॉल हो गया फिर जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतना महंगा नहीं होता, ठीक है। पर क्लीनिंग और मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। एंड लास्ट जो आता है हमारा वो है इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। सो इकोनॉमी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है कि इकोनॉमी को अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो मतलब है कि आप कम काम में, कम मेहनत में कितना ज्यादा फायदा कमा सकते हो, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी का यही मतलब है कि कम मेहनत में ज्यादा फायदा, ठीक है। सो इकोनॉमी जो है, पर इवेपोरेटर के केस में कैसा कहा गया है, द इकोनॉमी ऑफ एन इवेपोरेटर is the quantity of vapor produced per unit steam produced, ठीक है। उसी का ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि टोटल मास ऑफ वेपर जो है प्रोड्यूस किया एंड टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाई की, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखो स्टीम हमने एक ही बार सप्लाई किया, पर इस स्टीम की वजह से वेपर्स जो है हर जो प्रोडक्ट में से जो वेपर्स थे हर बार हर सिस्टम में बने, और यही वेपर्स जो है वो दूसरे सिस्टम के लिए स्टीम का काम कर रहे थे। सो आपने इनपुट एक बार दिया, पर उसकी वजह से जो आप कई सारे आउटपुट्स का फायदा उठा रहे हो, ठीक है। सो प्री हीटेड लिक्विड्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, एक्स्ट्रा हीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि प्री हीटेड लिक्विड है तो वेपर्स रहेंगे उसके कुछ। सो ये उसका फॉर्मूला था, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। एंड दूसरी तरीके से अगर देखा जाए कि कैसे बता सकते हैं इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इवेपोरेटर, सो मानो कि आपको n यूनिट्स ऑफ वेपर प्रोड्यूस हुआ और 1 यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाई हुआ, और वही तो हुआ, एक ही बार हमने स्टीम सप्लाई किया पर कई बार हर सिस्टम में हमें वेपर मिले। सो एक बार स्टीम सप्लाई करने पे कई बार वेपर्स बने, तो इसलिए जो आप तो कई फायदा हुआ ना एक तरीके से कि एक बार आपने स्टीम सप्लाई किया और कई बार वेपर्स बने, और वही वेपर्स दूसरे सिस्टम के लिए, दूसरे इवेपोरेटर के लिए स्टीम का काम करते हैं। सो n टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट the economy of the evaporator. So I hope आपको आज का लेक्चर समझा हो, and with that please don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to download Pharmacy India mobile app to get notes. Thank you.